अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड की इंटरनल पाइल्स रहती है, जिसके द्वारा हम जो प्रोसीजर करते हैं, एक दवा का लेप हम पाइल मास के ऊपर लगा देते हैं, जिससे ना तो पेशेंट को किसी भी तरह का कोई दर्द होता, और 2 से 3 दिन के अंदर वो जो मस्से होते हैं, पाइल मास होते हैं, वो सूख जाते हैं। ओरली से तो पाइल्स कभी ठीक ही नहीं हो सकती। अच्छा। उस बीमारी को कुछ समय लोगों के को लिए ये भी दबा वहम कर, होता है कि भाई कुछ दवाई कोई खा लें, पेट में चली जाए तो पाइल्स ठीक हो जाए, ऐसा भी लोगों को लगता है कहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। किसी पेशेंट को खून आता है तो सबको पता है, एक जनरल फिजिशियन भी उस दवा को दे सकता है खून रोकने के लिए। असल में खून रोकने की कोई दवा नहीं होती, वो सिर्फ खून मोटा किया जाता है। और गोली को ये नहीं पता है कि मुझे पाइल्स में काम करना है, वो पूरी बॉडी के अंदर काम करती है। हाँ। तो हो सकता हाँ, है वो वो किसी targeted नहीं हो सकती कि हार्ट पेशेंट को अगर दे दी जाए तो वो ब्लॉकेज को बढ़ा सकता है। बहुत सारे मैंने केसेस डॉक्टर साहब ऐसे देखे हैं, मतलब जो आते हैं, कई बार सुर्खियाँ बनती हैं जिनकी, नीम हकीम खतराए जाने एक डायलॉग है, और ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग, और वो ट्रीटमेंट करते हैं। बड़े एक बोर्ड लगाते हैं, कहते हैं जी खानदानी मामला है और आप आएँ ठीक कराएं, और वो जो फंसते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो केस, बिगड़े हुए केस होते हैं, आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, महीने में 8-10 केस तो मैं कह सकता हूँ जो बिगड़ चुके होते हैं, और वो आते हैं। उनको ठीक करना मुश्किल होता है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कुछ पेशेंट को तो हम संभाल पाते हैं, किसी को हायर सेंटर रेफर भी करना पड़ता है। किसी के स्पिंटर को काट देते हैं, जो स्पिंटर का काम रहता है पोटी को रोकने का। जब उसके स्पिंटर कट जाते हैं तो मरीज को पता ही नहीं होता मेरी पोटी कब निकल गई। अच्छा, जो इस तरह के जो रहते हैं सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर डॉक्टर साहब या हकीम, जो भी आप कह रहे हैं, वैद्य कहते हैं, जिनके पास कोई तजुर्बा या डिग्री होती नहीं है, तो वो ऐसा कर देते हैं, मतलब काट दिया और उसके बाद में अनकंट्रोल्ड हो गया मामला ही। बिल्कुल होता है सर ऐसा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैं कह सकता हूँ 98 से 99% पेशेंटों को पता नहीं लगता कि मुझे पाइल्स है। देखो चांसेस तो पूरा ही होता है ठीक होने का, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में मैं ये कह सकता हूँ कि मरीज सरलता से ठीक हो सकता है, बिना दर्द के ठीक हो सकता है, वो अपनी रेगुलर ड्यूटीज कर सकता है, उसके वर्क में कोई भी किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ें बड़ी रहती है। खान पान के परहेज भी बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ते, कोई किसी तरह का बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य है वो कर सकता है। ये स्टेज अगर ज़्यादा बढ़ गई आगे जाके तो कैंसर में कभी तब्दील हो जाती है पाइल्स भी? कैंसर बिल्कुल, एनोरेक्टल में कैंसर होता है, रेक्टल कैंसर बोलते हैं जिसे, वो जरूरी नहीं है कि वो आखिरी स्टेज में हो, वो फर्स्ट ग्रेड में भी हो सकता है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको पाइल्स बनना शुरू हो जाता है। तो पंचकुला में जो है डॉक्टर साहब, आप कब अवेलेबल होते हैं? मैं सैटरडे और संडे 2 दिन वहाँ सेवाएं देता हूँ। उसके अलावा फिर आप रोहतक में? मंडे टू फ्राइडे मैं रोहतक में रहता हूँ। कई बार आदमी सोचता है कि यार मैंने तो रात को कोई फास्ट फूड खा लिया, मिर्चें ज़्यादा खा ली, और सुबह जब वो फ्रेश होने के लिए जाता है तो उसको जलन हो गई, तो वो उसको उस चीज़ से कंपैरिजन करता है कि मैंने बाहर की मसाली चीज़ें खाई थी इसलिए और उसकी वजह से मुझे ये हो गया। अच्छा। या किसी को कई बार खून आ जाता है, पोटी सख्त आ गई है, उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, कुछ खान पान डिस्टर्ब हो गया है, या पेट में गर्मी बन गई है, या लूज मोशन की वजह से खून आ गया है। तो अगर इस तरीके के कोई दर्द लगता है, या कोई सूजन लगती है, कोई खुजली होती है, या जलन होती है, तो तुरंत दिखा लेना चाहिए। रीढ़ की हड्डी की जो लास्ट बोन कोकिक्स होती है, उसके इर्द गिर्द कोई फुंसी या फोड़ा बनकर फूट जाना, उसके अंदर क्या होता है, पस तो होगा ही होगा, लेकिन एक बालों का गुच्छा अंदर की तरफ बन जाता है। अच्छा। जैसे कई बार देखते हैं हम बनियान डालते हैं, हमारी नाभि होती है, नाभि के अंदर बनियान का थोड़ा थोड़ा ऊनी रेशे इकट्ठे हो जाते हैं उसके, वो हो जाता है, वो ग्रेविटी फोर्स रहती है। वो ही ऐसे ये ज़्यादातर हेयरी पेशेंट जो होते हैं, जिसको बाल ज़्यादा रहते हैं, तो वो कोई सुराग बना के वो ग्रेविटी के थ्रू उन बालों को अंदर की तरफ खींचता रहता है, जिससे वहाँ पस का कलेक्शन बन जाता है, इन्फेक्शन बन जाता है। कितने % चांसेस हैं कि उसको दोबारा हो सकता है या नहीं होगा, या मैन टू मैन वेरी करता है ये? नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय पाइल्स के स्पेशलिस्ट हैं। आयुर्वेद में इनकी महारत है, आयुर्वेद तरीके से ये ट्रीटमेंट करते हैं, BMS हैं, और नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल के नाम से सरकार से मान्यता प्राप्त 2 बड़े हॉस्पिटल हरियाणा में इस वक्त रन कर रहे हैं। एक रोहतक में है और दूसरा पंचकुला में है। पाइल्स को लेके आज बात करेंगे खास तौर पे, क्योंकि इनका तजुर्बा जो है वो बेहद ज़बरदस्त है। काफ़ी सारे सालों से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पाइल्स में ये ट्रीटमेंट करते हैं, और प्रोसीजर के थ्रू ट्रीटमेंट होता है।
जितनी गहराई से इनको जानकारी है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इतनी जानकारियां होती हैं। और काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी थे कि पाइल्स को लेके पूरी जानकारी A to Z वो चाहते हैं लेना। इसलिए आज डॉक्टर साहब को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। इस पॉडकास्ट में तमाम जानकारियां इनसे लेने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आपके सारे सवालों का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। भ्रांतियां बहुत हैं डॉक्टर साहब पाइल्स को लेकर। एक तो कमजोरी है लोगों में ना बताने की, मतलब उनको लगता है कि भाई पाइल्स हो गया तो यार बताएं कि ना बताएं किसी को। वो घर में नहीं बताते, घर में कोई बता दिया तो फिर डॉक्टर के पास जाने से परहेज करते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल होता है सर ऐसा। पहले के समय के मुकाबले आज कुछ सुधार तो है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसको एक तरह से छुआछूत की बीमारी मानते हैं। अच्छा। इसको मजाक मानते हैं। अगर उसके गांव का कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए चला जाता है और उसको पता लग जाता है तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ लोग जागरूक है। अगर छोटे से भी कोई सिम्टम लगते हैं तो तुरंत वो उदार रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं। समय के अनुसार बदलाव है। पहले के समय में हमने देखा कुछ खान पान का भी विशेष रहता था कि खान पान अच्छा था तो लंबी एज थी। अभी आजकल जो है अगर एज का मायना रखा जाए तो 55, 60, 70 अप्रोक्स कह सकते हैं। और जो पहले के समय में थे 90-100 साल तक भी लोग जीवित रहते थे, वो खान पान का था। आज के समय में खान पान तो बिगड़ गया है। दूसरा, इस बीमारी की अगर अपन बात करते हैं जी। लोग क्यों शर्माते हैं, जैसे मैंने बताया पहला पॉइंट मजाक बनाना। मैंने बहुत सा अनुभव किया इस क्षेत्र में। मैं जब से काम कर रहा हूँ, अगर किसी मरीज का मैं इलाज करता हूँ और जब वो घर चला जाता है तो उसके रिश्तेदार परिवार वाले जब मिलने आते हैं उससे, तो अगर 10 लोग उससे मिलने आते हैं तो 8 आदमी उसमें से ये कहते हैं कि मैं भी यार इस बीमारी से ग्रस्त हूँ। लेकिन अच्छा, पहले नहीं बता अगले पाते। सवाल पे इसी भी आ रहा था कि आपके पास तो आंकड़े होंगे, कितने % जो पॉपुलेशन है उसका कितने % लोगों को ये अक्सर हो जाया करती है उनके लाइफ टाइम में। मतलब मान लीजिए कि यंग से लेके जब तक ओल्ड एज में जाता है तो कभी ना कभी जो है ये चीज़ें हो जाती हैं। कितनी % होगी आबादी की जिनको ये कभी ना कभी ज़िंदगी में तकलीफ हो जाती है? एक मोटा सा आइडिया। 70 से 80% आप इस चीज़ को मान सकते हैं। असल क्या है, मतलब बहुत कॉमन डिजीज है ये, तकलीफ है। बिल्कुल एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये। डिसऑर्डर है। दूसरी बात इसमें अपन ये कह सकते हैं कि पाइल्स की वेन्स तो सबको है। जब खून का संचार तेज होता है तो वो फूलना, उसको पाइल्स की संज्ञा दे दी जाती है। जब कोई जोर नहीं लगाता है तो नॉर्मली वेन्स पड़ी रहती है, वो किसी को तंग नहीं करती। तो इट मीन्स गुदा के रेक्टम के हिस्से के अंदर, एनल के रास्ते के अंदर वो वेन्स तो पड़ी है। जब वो फूल जाती है तो वो पाइल्स बन जाती है। इसलिए इसका रेशो 70 से 80% के आसपास पहुंच जाता है। तो जब पेशेंट बताते हैं डॉक्टर साहब तो संकोच करते हैं, जैसे आपने बताया कि हाँ उनको लगता है कि भाई लोग क्या कहेंगे या क्या देखेंगे, लेकिन जब वो ठीक भी होते हैं तब उनको लगता होगा कि यार काश हमने डॉक्टर साहब से पहले संपर्क कर लिया होता तो बहुत जल्दी पहले ठीक हो चुके होते, ज़िंदगी का मजा ले लिया होता। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ। कुछ पेशेंट ऐसे, मान लो हमने 100 प्रोसीजर किए, 100 में से कैमरे के सामने आने वाले लोग 10% मुश्किल से होते हैं। हाँ, किसी को ये कह दें कि आप बता दें भी हाँ आप कैसे ठीक हुए तो वो मतलब उनको हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन बिल्कुल रहती है। हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं वो कहते हैं जी हमें सोशल मीडिया पे दिखाइए या किसी भी कहीं भी आप हमें दिखा सकते हैं, हम अपने इलाज से संतुष्ट है ताकि जो हम जिस समय से गुजर चुके हैं दूसरे लोग ना गुजरे। मतलब उनको लगता है कि भी दूसरे लोग कम से कम सफर ना हो, उनको पता लगे भी हाँ बतानी चाहिए, दिखाना चाहिए, इलाज कराना चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल ये कह सकते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब किस किस तरह का इलाज होता है? जैसे आप आयुर्वेद आचार्य हैं, आयुर्वेद आपने BMS किया है, आयुर्वेद में आपके पास डिग्री हैं, तमाम प्रमाण पत्र आपके पास में सरकार से सर्टिफाइड हैं, आपके हॉस्पिटल्स सारी चीज़ें हैं। तो आपकी जो पद्धति रहती है जिससे ट्रीटमेंट आप करते हैं तो ये क्या रहता है? मेडिसिन इसमें नहीं रहती है, प्रोसीजर से ही करते हैं, तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है? देखो, मेडिसिन का 2 रूल होते हैं। एक तो हम कोई ओरल मेडिसिन ले ले, दूसरा होता है प्रोसीजर के माध्यम से। जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की पाइल्स होती है। असल क्या है, पाइल्स 4 स्टेज की रहती है। अच्छा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर उसकी टाइप देखें तो वो एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई नॉन ब्लीडिंग हो सकती है। अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड की इंटरनल पाइल्स रहती है जिसके द्वारा हम जो प्रोसीजर करते हैं, एक दवा का लेप हम पाइल मास के ऊपर लगा देते हैं, जिससे ना तो पेशेंट को किसी भी तरह का कोई दर्द होता और 2 से 3 दिन के अंदर वो जो मस्से होते हैं, पाइल मास होते हैं, वो सूख जाते हैं। वो एक मेडिसिन का ही
दूसरा रूप कह सकते हैं हम। लेकिन वो एक्सटर्नल मेडिसिन है, बाहर से आपकी लगती है, मतलब इम्प्लीमेंट होती है, आपको ओरली नहीं खानी पड़ती है। ओरली से तो पाइल्स कभी ठीक ही नहीं हो सकती। अच्छा। उस बीमारी को कुछ लोगों समय को के ये लिए भी दबा वहम कर, होता है कि भाई कुछ दवाई कोई खा लें, पेट में चली जाए तो पाइल्स ठीक हो जाए, ऐसा भी लोगों को लगता है कहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। किसी पेशेंट को खून आता है तो सबको पता है, एक जनरल फिजिशियन भी उस दवा को दे सकता है खून रोकने के लिए। असल में खून रोकने की कोई दवा नहीं होती, वो सिर्फ खून मोटा किया जाता है। और गोली को ये नहीं पता है कि मुझे पाइल्स में काम करना है, वो पूरी बॉडी के अंदर काम करती है। हाँ। तो हो सकता हाँ, है वो वो किसी targeted नहीं हो सकती कि हार्ट पेशेंट को अगर दे दी जाए तो वो ब्लॉकेज को बढ़ा सकता है, तो ये भी इसका कारण मेजर रहता है। तो नंदनी अस्पताल या मैं किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं देता। अच्छा, ये भी एक फ़र्क रहता है कि भाई आप किसी एक अच्छे सर्टिफाइड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको दी तमाम जानकारियाँ होती हैं, भाई पाइल्स की स्टेज क्या है, बाहर है, अंदर है, कैसे क्या चीज़ें होंगी। बहुत सारे मैंने कैसे डॉक्टर साहब ऐसे देखे हैं, मतलब जो आते हैं, कई बार सुर्खियाँ बनती हैं जिनकी, नीम हकीम खतराए जाने एक डायलॉग है। और ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग, और वो ट्रीटमेंट करते हैं। बड़े एक बोर्ड लगाते हैं, कहते हैं जी खानदानी मामला है और आप आएँ ठीक कराएं, और जो फंसते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो केस, बिगड़े हुए केस होते हैं, आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, महीने में 8-10 केस तो मैं कह सकता हूँ जो बिगड़ चुके होते हैं और वो आते हैं। उनको ठीक करना मुश्किल होता है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कुछ पेशेंट को तो हम संभाल पाते हैं, किसी को हायर सेंटर रेफर भी करना पड़ता है, किसी के स्पिंटर को काट देते हैं, जो स्पिंटर का काम रहता है पोटी को रोकने का। जब उसके स्पिंटर कट जाते हैं तो मरीज को पता ही नहीं होता मेरी पोटी कब निकल गई। अच्छा, जो इस तरह के जो रहते हैं सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर डॉक्टर साहब या हकीम, जो भी आप कह रहे हैं, वैद्य कहते हैं, जिनके पास को तजुर्बा या डिग्री होती नहीं है, तो वो ऐसा कर देते हैं, मतलब काट दिया और उसके बाद में अनकंट्रोल्ड हो गया मामला। ही बिल्कुल होता है सर ऐसा। ये तो बड़ी समस्या है। तो सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती? देखो जी, सरकार अगर ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात डॉक्टर साहब, स्टेज की बात कर लेते हैं। तो ये लोगों को कैसे पता लगे कि भाई उनको अगर ये दिक्कत है तो ये है? कई बार वो समझ ही नहीं पाते हैं, ये कैसे कैसे स्टेजेस आगे बढ़ती हैं? देखो, अगर हम पाइल्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हेमरोइड या आयुर्वेद में अर्श के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने 4 स्टेज बताई। फर्स्ट ग्रेड के अंदर इंटरनल पाइल्स जो होती है, एक अंकुरित होना, यानी बीज की तरह एक अंकुरित होना। फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैं कह सकता हूँ 98 से 99% पेशेंटों को पता नहीं लगता कि मुझे पाइल्स है। अगर अपन सेकंड ग्रेड के अंदर चलते हैं तो मोशन जाने के दौरान पेशेंट के गुदा के रास्ते में कोई सूजन आ जाना, ईचिंग होना या दर्द रह सकता है। अगर थर्ड ग्रेड के अंदर हमें बात की जाए तो मोशन जाने के दौरान उस पाइल मास का पूर्णता बाहर आना, उसमें ब्लीडिंग होना या ना होना, दोनों चीज़ें हो सकती है। उसको हाथ से अंदर करना तीसरे ग्रेड के लक्षण रहते हैं। अगर हम फोर्थ ग्रेड की बात करें तो वो परमानेंट बाहर ही पड़े रहते हैं। वो किसी भी अवस्था के अंदर आप हाथ से करना चाहे या किसी इंस्ट्रूमेंट से करना चाहे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अंदर चले जाए। तो ये मेन 4 स्टेज है। पहली स्टेज का कोई पेशेंट होता है, मान लीजिए आपके पास में आता है, आपके पास रोज केसेज आते हैं, हजारों केसेज आपने ठीक किए हैं, उसमें कितना वक्त लगता है ठीक होने में, या कितनी चांसेस होते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? देखो, चांसेस तो पूरा ही होता है ठीक होने का, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में मैं ये कह सकता हूँ कि मरीज सरलता से ठीक हो सकता है, बिना दर्द के ठीक हो सकता है, वो अपनी रेगुलर ड्यूटीज कर सकता है, उसके वर्क में कोई भी किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ें बड़ी रहती है। खान पान के परहेज भी बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ते, कोई किसी तरह का बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य है वो कर सकता है। अगर वही थर्ड और फोर्थ ग्रेड में चला जाता है तो हो सकता है उसे हमें भर्ती करना पड़े, 2 से 3 दिन अपने पास रखना पड़े, उसको दर्द भी रहेगा, कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, पेन तो रहना ही है। 7 दिन के अंदर उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। जब पाइल मास कट जाते हैं तो उसमें जख्म भी बनता है, इन्फेक्टिव एरिया है, किसी को ब्लड शुगर है तो जख्म भरना जो एक नॉर्मली 7 से 10 दिन का समय होता है, किसी को 15 दिन भी लग जाते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं। कुछ लोग जो मेडिसिन रहती है उसको अच्छे से नहीं लगा पाते क्योंकि इन्फेक्टिव एरिया है, पेन रहता है, ड्यूरिंग डिफेक्शन बहुत दर्द रहता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है हर पेशेंट की सेंसिटिविटी के ऊपर। अच्छा, ये कई बार चीज़ें, ये भी डर रहता है लोगों को भी, ये स्टेज अगर ज़्यादा बढ़ गई आगे जाके तो कैंसर में कभी तब्दील हो जाती हैं पाइल्स भी? कैंसर बिल्कुल एनोरेक्टल में कैंसर होता है, रेक्टल कैंसर बोलते हैं जिसे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आखिरी स्टेज में हो, वो फर्स्ट ग्रेड में भी हो सकता है। तो उसके लक्षण क्या रहते हैं?
उसके लक्षण रहते हैं जब हमें, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कोई डायग्नोज बनाता हूँ या पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता हूँ, हालांकि टेस्टिंग भी होती है, लेकिन प्रारंभिक जो लक्षण रहते हैं प्रारंभिक जो रहते हैं प्री रेक्टल एग्जामिनेशन, एक फिंगर से लैट्रिन के रास्ते के अंदर फिंगर डालकर हम उसकी एनालाइज करते हैं। उसके अंदर हमें पाया जाता है कि कुछ रास्ता अंदर से सिकुड़ गया है, या कोई रेक्टल की ग्रोथ आ गई है, या कोई ब्राउनिश हो गया है, ब्लैकिश हो गया है, अंदर से खुरदरापन लगेगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा डिफेक्शन के दौरान। ये सब लक्षण हमें पता लग जाते हैं प्राइमरी स्टेज में। इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जाते हैं, इसमें कोलोनोस्कोपी के लिए जा सकते हैं, एमआरआई पेल्विस के लिए जा सकते हैं। अच्छा। उसके अंदर पता लगता है कि कोई रेक्टल ग्रोथ है या नहीं है। अगर ग्रोथ है तो उसके बाद में उसका बायोप्सी का यानी टुकड़ा लेकर जांच के लिए भेज दिया जाता लैब है। टेस्टिंग होती है। अगर उसमें फिर कैंसर आ जाता है तो ये स्थिति ऐसी बन जाती है, बाद में हमें हायर सेंटर में उसको रेफर करना पड़ता है, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद लैट्रिन के रास्ते को काट देना, उसके बाद पेट से उसका रास्ता बना देना, थैली लटकाए रखना, उसी में पोटी होना, ये सारी चीज़ें व्यवस्था खराब हो जाती है। अभी कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, हफ्ते 10 दिन पहले एक 27 साल का लड़का बहादुरगढ़ से, मतलब ये अर्ली एज में भी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, उसने किसी बंगाली डॉक्टर से इलाज कराया, या हो सकता है उसको पहले कैंसर था, या हो सकता है इलाज कराने के बाद हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जब उसका प्री रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो मुझे लगा कि इसकी रेक्टल ग्रोथ है। कोलोनोस्कोपी कराई तो उसमें ग्रोथ आई, ग्रोथ आने के बाद बायोप्सी कराई तो उसको कैंसर आया। 27 साल का, उसका जीवन कैसे यापन होगा? कुछ ये झोला छाप लोग जो अच्छा, है, ये एक दिन में तो हुआ नहीं, क्योंकि ये तो इसमें तो लंबा टाइम लगा, उसको पता नहीं चल पाया, या जहाँ से भी ट्रीटमेंट लेता रहा उसने, मतलब क्वालिफाइड पर्सन से उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया। बिल्कुल ये कह सकते हैं आप। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि फीमेल्स में भी ये चीज़ें तो कॉमन होती हैं, मेल और फीमेल का पार्ट तो वही है, चीज़ें हैं। फीमेल्स में भी काफ़ी केसेस आते हैं, या रेशियो कम रहती है, ज़्यादा रहती है? फीमेल के अंदर जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको पाइल्स बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो तो चांसेस होते हैं उसमें। बिल्कुल, आप कह सकते हैं 95% उस दौरान ये लक्षण आते ही आते हैं। जब आफ्टर डिलीवरी जब पुश किया जाता है और सारी चीज़ें हैं, तो जैसे मैंने बताया खून का Veins का संचार तेज हो जाना, तो वो वेन्स फूल जाती है, या आफ्टर डिलीवरी कब्ज बन जाना, पोटी का टाइट आना, तो लैट्रिन के रास्ते में कट लग जाना, जिसे हम फिशर कहते हैं, आयुर्वेद में इसको प्रीकृतिका कहते हैं। तो वो कट लग जाते हैं। तो ज़्यादातर इस महिला की अगर बात करें तो महिलाओं में इस दौरान सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष ज़्यादा इस बीमारी से पीड़ित है, महिला भी उतनी ही पीड़ित, दोनों होती हैं। तो आपके पास में, आपके नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल में लोग आते हैं, तो स्टाफ दोनों तरीके रहते हैं आपके पास में, मेल फीमेल? आप तो खुद तो रहते ही हैं। स्टाफ भी रहते हैं, मेरे पास फीमेल डॉक्टर भी अवेलेबल रहती है इसके लिए। तो पंचकुला में जो है डॉक्टर साहब, आप कब अवेलेबल होते हैं? मैं सैटरडे और संडे 2 दिन वहाँ सेवाएं देता हूँ। उसके अलावा फिर आप रोहतक में? मंडे टू फ्राइडे मैं रोहतक में रहता हूँ। दूसरी बात डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि इसको लेके अवेयरनेस लोगों में नहीं है, पाइल्स को लेके। ये तो पता होता है कि भाई हाँ ये बवासीर होता है, पाइल्स होता है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कब जो है एक व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि भाई ये तेरी स्टेज हो सकती है, डॉक्टर के पास में उसको एक परामर्श के लिए कम से कम आ जाना चाहिए, उसको हो या ना हो, वो परामर्श के लिए कब आ जाए? बेसिक लोग इसमें क्या सोचते हैं, कई बार आदमी सोचता है कि यार मैंने तो रात को कोई फास्ट फूड खा लिया, मिर्चें ज़्यादा खा ली, और सुबह जब वो फ्रेश होने के लिए जाता है तो उसको जलन हो गई, तो वो उसको उस चीज़ से कंपैरिजन करता है कि मैंने बाहर की मसाली चीज़ें खाई थी इसलिए और उसकी वजह से मुझे ये हो गया। अच्छा। या किसी को कई बार खून आ जाता है, पोटी सख्त आ गई है, उसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, कुछ खान पान डिस्टर्ब हो गया है, या पेट में गर्मी बन गई है, या लूज मोशन की वजह से खून आ गया है। तो अगर इस तरीके के कोई दर्द लगता है, या कोई सूजन लगती है, कोई खुजली होती है, या जलन होती है, तो तुरंत दिखा लेना चाहिए। मतलब कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी लगती है एक्टिविटी में आपकी, तो डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए उसको? बिल्कुल कर लेना चाहिए सर। इसके अलावा डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे जो लोग देख रहे हैं, उनको पता लगे ये जो डिफरेंस होते हैं अलग अलग, ये फिशर अलग है, फिस्टुला अलग है, इनमें क्या फ़र्क रहता है? देखो, पाइल्स का तो जैसे मैंने बता दिया, फिशर में गुदा के रास्ते में चीर पड़ जाना, गुद चीर बोलते हैं जिसे, यानी कोई जख्म बन जाना, वो फिशर कहलाता है।
अगर इसके बाद हम कोई भगंदर में चलें, फिस्टुला की अलग अलग स्टेज होती है, 5 टाइप्स में होता है। कोई स्कोटम फिस्टुला होता है, कोई हाई रेक्टल फिस्टुला होता है, कोई कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है, कोई लोअर रेक्टल फिस्टुला अच्छा, होता बहुत है, सारी कोई इसमें ट्रांसपिंट्रिक होता है, ओके। कोई स्पिंट्रिक रीजन में होता है, कोई पेरिनियल एब्सेस होता है। ये बहुत सारी चीज़ें फिस्टुला के अंदर आती है। मेनली इसकी पहचान एक ही है मरीज के लिए, गुदा के रास्ते के बाहर कोई फुंसी फोड़ा बनकर फूट जाना। तो आप उसको 95% ये सोच सकते हैं कि वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो चुका है। या किसी पेशेंट को पस का डिस्चार्ज होना, एक ये लक्षण है। उसके अलावा एक पीएनएस है जिसे पाइलोनिडल साइनस कहते हैं, आयुर्वेद में उसको नाड़ी वर्ण कहते हैं। यानी टॉयलेट के रास्ते, यानी रीढ़ की हड्डी की जो लास्ट बोन कोकिक्स होती है उसके इर्द गिर्द कोई फुंसी या फोड़ा बनकर फूट जाना। उसके अंदर क्या होता है, पस तो होगा ही होगा, लेकिन एक बालों का गुच्छा अंदर की तरफ बन जाता है। अच्छा, जैसे कई बार देखते हैं हम बनियान डालते हैं, हमारी नाभि होती है, नाभि के अंदर बनियान का थोड़ा थोड़ा ऊनी जो रेशे इकट्ठे हो जाते हैं उसके। वो हो जाता है। वो ग्रेविटी फोर्स रहती है। वो ही ऐसे ये ज़्यादातर हेयरी पेशेंट जो होते हैं जिसको बाल ज़्यादा रहते हैं, तो वो कोई सुराग बना के वो ग्रेविटी के थ्रू उन बालों को अंदर की तरफ खींचता रहता है, जिससे वहाँ पस का कलेक्शन बन जाता है, इन्फेक्शन बन जाता है, उसे पीएनएस कहा जाता है। अच्छा, इन चीज़ों की जानकारी है ना अक्सर होती नहीं है, इन पे कोई चर्चा ही नहीं करता है। आज के पॉडकास्ट में सबसे सारी चीज़ों की जानकारियाँ ले ली है। दूसरी बात, एक मरीजों को एक रहता है कि भाई ये हो गया, इसका ट्रीटमेंट ले लिया, तो कितने % चांसेस हैं कि उसको दोबारा हो सकता है या नहीं होगा, या मैन टू मैन वेरी करता है ये? देखो जी, जिस विधि से हम इलाज करते हैं, भगवान नहीं है, प्रयास करते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो होना चाहिए उसी तरीके से हम चिकित्सा करते हैं। पर हम ये कहते हैं कि जिस बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं, अगर हम अपनी आयुर्वेद तरीके से, चाहे मैंने शारपातन है या सार सूत्रा है, उसके द्वारा इलाज करते हैं, तो यह बीमारी दोबारा होने की संभावना न के बराबर है। पर इसमें कतई भी ये नहीं कह सकते कि वो दोबारा नहीं होगी। कुछ प्रतिशत हो सकता है। WHO मानता है, वो भी 100% नहीं मानता, वो भी 98.4% कहता है। तो हो भी सकता है अगर उसका लाइफस्टाइल दोबारा से। लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास में आना चाहिए। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय थे, नंदिनी बवासीर हॉस्पिटल, इनके 2 हॉस्पिटल्स हैं बड़े हरियाणा में, एक रोहतक में है, एक पंचकुला में है, जहाँ पर ख़ास तौर पर पाइल्स का ही ट्रीटमेंट होता है। काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको आज मिली होंगी पाइल्स को लेके, भ्रांतियाँ भी आपकी दूर हुई होंगी, और सलाह तो यही है कि ये कम से कम कोई लक्षण दिखे तो आपको डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डॉक्टर साहब हमेशा कहा करते हैं, और स्टेज अगर आपकी शुरुआती है तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट होता है। और जहाँ तक बात है कि दोबारा होने ना होने की, तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि भाई दोनों ही चीज़ें हैं। मोस्ट प्रोबेबली केसेस में नहीं होता है दोबारा, लेकिन आपने अगर अपना लाइफस्टाइल फिर से अगर ख़राब कर लिया है तो फिर चांसेस भी हो जाया करते हैं। इसको लेकर कोई भी आपकी जिज्ञासा है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। एक नंबर भी हम डॉक्टर साहब का दे रहे हैं, फ्लैश हो रहा है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपकी कोई क्वेरी है तो वो, जैसे मैंने बताया, वो आप जरूर पूछें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।